ये तो शिवाजी है, इनका संहार दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं स्पाइनल सर्जरी के बारे में। स्पाइनल सर्जरी के बारे में सुनकर कई बार ये लगता है कि ये सर्जरी बहुत गंभीर है और ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजरस है, लेकिन आजकल स्पाइनल सर्जरी की जाती है। स्पाइनल सर्जरी करने के बाद लोग अपना अच्छा जीवन बिताते हैं। क्या प्रिसीजन आ गया है चिकित्सा विभाग में क्रांति के कारण स्पाइनल सर्जरी में, और कितनी प्रिडिक्टेबल हो गई है स्पाइनल सर्जरी, और क्या स्पाइनल सर्जरी कराने से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनकी दरों में बहुत कमी आ गई है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर सुनील पंडित को, जो कि न्यूरो सर्जन है और प्रीडोमिनेंटली स्पाइनल सर्जरी पिछले कई सालों से कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद स्पाइन सेंटर जो है वो भोपाल में चलाते हैं। कई हज़ार सर्जरी अब तक स्पाइन की कर चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं हम। डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर डॉक्टर साहब, जो हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल सर्जरी, तो आपके पास जैसे कि आप स्पाइन के डेली करीब 50-100 मरीज़ देखते हैं, तो क्या तकलीफ़ लेकर लोग आमतौर पर आपके पास आते हैं, और क्या सभी मरीज़ों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार आप उनको अपनी एडवाइस से भी ठीक कर देते हैं? ये मान के चलते हैं कि यदि मैं 100 मरीज देखता हूँ तो उसमें से मुश्किल से 8 या 10 मरीज ऐसे निकलते हैं जिनको कि मैं सर्जरी एडवाइस करता हूँ जी। 80 से 90 मरीज तो ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ दवाइयों से और एक्सरसाइजेज से ही ठीक हो जाते हैं। तो आजकल क्यों ये मरीज़ स्पाइन के पेन के या स्पाइन के प्रॉब्लम के ये ज़्यादा दिखने लग गए हैं? ऐसी क्या परिवर्तन आ गया लोगों के खान पान में या लाइफस्टाइल में? एक सबसे मेजर परिवर्तन यही आया है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बैठे रहने की आदत पड़ गई है। घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, काम पर जाते हैं, काम पर बैठे रहते हैं, फिर गाड़ी से बैठ के घर आ जाते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं। तो काम न करने के कारण से ये बेसिकली ये लाइफस्टाइल बीमारियां मान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे इधर एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार एक वज़न ज़्यादा तेज़ी से उठा लिया और उसके बाद से एकदम से उनके कमर के अंदर दर्द शुरू हो गया, और जब वो डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी का चेकअप किया तो उनको बताया कि नहीं, आपने तो सडनली जो वज़न उठा लिया इस कारण से प्रॉब्लम आ गई। ऐसा व्यक्ति जो रेगुलरली वज़न उठाता हो, उसने वज़न उठा लिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर यदि आपने वज़न कभी उठाया ही नहीं है या बहुत दिनों से वज़न नहीं उठाया और एकदम से आपने खींच दिया वज़न, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे आप लोग उसकी जांच करते हैं? क्योंकि बाद में हमें ये पता लगा कि उनकी तो सर्जरी भी हुई थी, तो ऐसा क्या हो गया होगा उनके अंदर? 2-3 अलग अलग चीज़ें रहती हैं। एक तो यदि एकदम से वज़न उठा लिया तो सिंपल मसल स्प्रेन हो सकता है, मोच आ सकती है, जो कि सबसे कॉमन है। मतलब 100 में से 70 लोगों को तो सिर्फ मसल स्प्रेन होता है, उनको 10 दिन की दवाई और थोड़ा एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि थोड़ी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिस्क में कई बार डिस्क का कवर रहता है, वो कई बार फट जाता है, उसके कारण से कमर में दर्द परसिस्टेंटली या लगातार बना रहता है। डिस्क का कवर फटने से अंदर का मटेरियल कई बार बाहर निकल आता है और वो पैर की नर्व्स को दबा देता है, तो उसके कारण से पैर में दर्द आता है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। तो एक पेशेंट ऐसे भी थे डॉक्टर साहब, वो ये बताते थे कि जब वो चलते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद उनके पैर में इतना दर्द हो जाता है कि उनको बैठना पड़ता है। तो ये जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है तो नर्व जो है वो दबाव में है, मगर उसको रेस्ट में है तो उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं।
जहाँ हम स्ट्रेस की पोजीशन में आते हैं, मतलब हमको तेज़ चलना है या थोड़ा बहुत भी चलना है, तो शरीर पे स्ट्रेस आने लगता है, तो नर्व का कंप्रेशन बढ़ जाता है और कुछ समय बाद वो नर्व जो है वो भी जवाब दे जाती है। उसके बाद फिर पैर में दर्द, झंझनाहट, सुनपन, कमज़ोरी, ऐसा लगता है जल्दी से बैठ जाओ कहीं। जी जी। और जब बैठ जाते हैं तो 5-10 मिनट में तुरंत आराम लग जाता है। फिर उठ के चल देते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर बैठना पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप जो है वो स्पाइन जो रहती है वो तो अपनी सर के निचले हिस्से से शुरू होकर और अपने पृष्ठ भाग के नीचे तक जाती है। तो ये पूरा जो स्पाइन का तंत्र रहता है, पूरी जो स्पाइन यहाँ पर रहती है, तो इसके विभिन्न भागों के अंदर बीमारी लेके लोग आपके पास आते हैं। आमतौर पर क्या सिम्टम्स लेकर आते हैं, कैसे क्या लक्षण दिखाते हैं आपको? ऊपर गर्दन से लेके नीचे कमर तक के हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। जिन लोगों को गर्दन में प्रॉब्लम होती है उनको गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, हाथ में झंझनाहट, सुनपन, हाथ में कमज़ोरी, और कई बार बहुत माइनर कमज़ोरी भी होती है, जैसे कि पेशेंट बोलते हैं कि साइन नहीं करते बन रहा है, पेन गिर जाता है हाथ से, या बटन नहीं लगा पा रहे हैं ठीक से, तो ये भी एक तरह की कमज़ोरी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी वज़न उठाने से ही कमज़ोरी हो। तो ये अगर नहीं कर पा रहा तो किस हिस्से में स्पाइन के प्रॉब्लम होगी? सर्वाइकल रीजन में जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, तो इसको मतलब जैसे मान लीजिए किसी के हाथ से पेन छूट रहा है या उसके हाथों में झुनझुनी बहुत ज़्यादा हो रही, वो आपके पास आया, तो आप लोग कैसे तय करते हैं कि कैसे ठीक करेंगे उसको? क्या उपचार कराते हैं, कैसे क्या जाँचें कराते हैं? सबसे पहले तो क्लिनिकल असेसमेंट ही होता है कि ये स्पाइन की प्रॉब्लम है या कुछ और है। यदि स्पाइन की ही प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली इसमें एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, यदि ज़रूरत लगती है तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं। तो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस है, उसमें एक क्लैरिटी आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। तो आपके जो पेशेंट आते हैं उनके अंदर आपको सर्वाइकल यानी गर्दन के पीछे की मेरुदंड जो रहती है उसके ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं कि कमर के पीछे का जो हिस्सा रहता है उसके ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं? अगर हम प्रोपोर्शन वाइज देखें तो कौन से मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं और किस उम्र में? दोनों तरह के मरीज आते हैं जी जी। और रफली 70-30 का रेशियो रहता है कि 70 मरीज कमर के दर्द के आते हैं तो 30 मरीज गर्दन की तकलीफ़ से आते हैं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कमर के दर्द या स्पाइनल सर्जरीज़ के बारे में और उसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि 70% कमर के दर्द के आते हैं और 30% जो है सर्वाइकल स्पाइन के मरीज आते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, हमारे टेलीफोन नंबर, एक नंबर इसमें से टोल फ्री है जिस पर फ़ोन करने का आपको शुल्क नहीं लगेगा। आप कोई भी सवाल स्पाइनल सर्जरी के संबंध में या कोई स्पाइन के संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में तो आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जैसा आपने बताया कि आप जांच करते हैं, एमआरआई करते हैं और देखते हैं। एक बार एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके अंदर तो ऐसा हुआ कि उसके दोनों पैर ही काम करना बंद कर दिया था और वो बोल रहे थे कि साहब उनकी स्पाइनल कॉर्ड में जो है इंजरी हो गई। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या रिकवरी पॉसिबल हो पाती है? वो लकवा क्या ज़िंदगी भर बना रहता है या आप लोग उसको कुछ सर्जरी वगैरह से ठीक कर देते हैं? ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ये रहती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है तो कितनी टूटी है। जी जी। क्या इतनी ज़्यादा टूट गई है कि हम उसको बिठा भी नहीं पाएँ? दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज है तो कितना डैमेज है, क्या वो पार्शियल डैमेज है या कंप्लीट डैमेज है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और उसी तरह से सर्जरी का डिसीजन भी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है और किसको नहीं है। बाय एंड लार्ज मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो मरीज़ बिस्तर पे पड़ा हुआ है आज के ज़माने में, इतना तो हम करते हैं कि वो कम से कम व्हीलचेयर पे ट्रेन हो जाए। यदि उसके पैर परमानेंटली ख़राब हो गए हैं तो व्हीलचेयर पे ट्रेन हो जाए। यदि व्हीलचेयर से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो वॉकर के सहारे, क्रचेस के सहारे चलना फिरना शुरू करे, ब्रेसेस लगा के चलवाते हैं। और हमारा मकसद तो ये रहता है कि बैक टू नॉर्मल, जितना बैक टू नॉर्मल आ जाए उतना आप लोग तो वो हमारा प्रयास रहता है हमेशा। विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। आप साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे किसी को कमर दर्द या पेट दर्द या हाथ में दर्द रहता है
तो बहुत सारे लोग सर ऐसे प्रख्यात होते हैं गांव में कि मतलब बिना दवा के या बिना किसी मतलब उसके वो ठीक कर देते हैं, कहते हैं इतना साथ की एनर्जी उधर हो गई है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। तो फिर वो किसी ना किसी तरह से मतलब खींचेंगे, तानेंगे, या फिर उनको जो भी रहता है स्टाइल, तो उसी तरीके से वो ठीक कर देते हैं बिना दवा के, और बोलते इसमें ठीक हो जाएंगे। तो ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, और इसके बारे में डॉक्टर की क्या राय है? अब जैसे इन्होंने बताया, मैंने विपिन जी की उसमें और ऐड करूंगा, कई लोग लात पड़वाते हैं। लोग कहते हैं साहब कि वो फना लोग हैं, उनकी लात बड़ी वो रहती है, वो ऐसा करते हैं कि उससे फिर बाद में खसका जो है वो ठीक हो जाता है, अपनी जगह बैठ जाता है। कई बार हम सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि लोग तरह तरीके से मोड़ के कड़क की आवाज़ निकालते हैं और फिर पेशेंट बोलता है मैं तो बिल्कुल अच्छा हो गया। तो ये सब चीज़ें जैसे विपिन जी पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ तक कारगर, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ये काफ़ी डेंजरस है। हर मरीज में ऐसा नहीं होता है। एक बहुत ही छोटी सी कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको कि बैक स्पाज़म्स हो रहे हैं या नेक स्पाज़म्स हो रहे हैं। उन पेशेंट्स में प्रोबेबली मैनिपुलेशन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, मगर ऐसे पेशेंट्स में जिनमें नर्व कंप्रेशन है या जिनमें स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, ऐसे पेशेंट्स में हम यदि ज़रा भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट्स ख़राब भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है विपिन जी, ये गंभीर बात है कि अगर छोटे मोटे स्प्रेन है या कई बार स्पाज्म है तो उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन से या मालिश से कई बार ठीक हो सकता है। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए पैदल चलने में पैर में दर्द हो रहा है या हाथों में झुंझुनी आ रही है, कुछ इस तरीके के गंभीर सिम्टम्स अगर उसको हैं तो उसमें मैनिपुलेशन कई बार जो है ख़तरनाक या डेंजरस भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, वास्तव में देखा जाए तो आजकल जिस तरीके से फिज़ियोथेरेपी इवॉल्व हो रही है और आप भी देख रहे हैं कि फिज़ियोथेरेपी, आप भी बताते हैं कि आपके उपचार के बाद भी फिज़ियोथेरेपी की लंबे समय तक ज़रूरत पड़ती है, तो कई बारी जो अनट्रेंड लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है इसका, तो जिस तरीके से विपिन जी ने चिंता जाहिर करी, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और लोग जो हैं, आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करवाया और उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया या कुछ गंभीर चीज़ हो गई? ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। और इनकी मात्रा काफ़ी है, क्योंकि इस तरह के बेसिकली एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे मरीजों के मन में डर बैठा होता है कि ऑपरेशन से किसी तरह से बच जाएं, तो वो अलग अलग एरियाज़ ढूंढते हैं, अलग अलग लोगों को ढूंढते जाते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा कुछ कर दे कि मेरा ऑपरेशन बच जाए, और अल्टीमेटली फिर वो आ ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जो डर है, हम पूछेंगे भी डॉक्टर साहब से कि क्यों नहीं डरना चाहिए स्पाइनल सर्जरी से, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसे इतिहास भी लोग बताते कि हमने सर्जरी कराई और उसके बाद साहब हमें पैरालिसिस हो गई, प्रॉब्लम हो गई। आज क्यों सर्जरी सेफ़ हो गई और क्यों करा लें लोग सर्जरी, ये भी उनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो। हाँ। छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा होता है, युवा और मेरा की उम्र होती है, मेरा के बाद उम्र में जाते हैं, तो हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे गर्दन दर्द या कमर दर्द से हम उसमें सावधान रहें? अच्छा, ये डिफरेंट एज में पूछ रहे हैं कि युवावस्था में और बच्चों में ऐसी कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए? ऐसी कोई भी सावधानियाँ नहीं है मेरे हिसाब से। तो बच्चों को खेलने कूदने दें और अच्छे से खेलें कूदें, कोई दिक्कत नहीं है। युवावस्था में तो वैसे भी फिट रहते हैं लोग, तो ऐसी कोई स्पेशल सावधानियाँ तो नहीं रहती हैं। लेकिन आप जैसा हमेशा जोर देते हैं इस बात की, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो एक कारण है इसका। तो लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो उससे काफ़ी कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, भले ही आप जॉब में हो या ऐसा कोई जॉब हो जिसमें आपको दिन में 10 घंटे बैठे रहना पड़ता हो, तो आप या तो योग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई गेम्स खेल सकते हैं, किसी ना किसी तरह से अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ हो सकती हैं। जी जी। हम बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब कि आप क्यों लोग सर्जरी से डरते हैं। आपने खुद ही कहा कि कई बार लोग सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं, उससे डरते हैं, तो स्पाइनल सर्जरी से क्यों लोग डरते हैं और क्यों नहीं डरना चाहिए लोगों को? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है जी। शायद इसलिए कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बहुत पुराना नहीं है।
नया नया आया है और शुरुआती रिज़ल्ट्स जो थे वो अच्छे नहीं थे। जो जो बिल्कुल आज से शायद 40-50 साल पहले जो स्पाइन सर्जरीज होती थी उसमें उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं थे जो आज की तारीख में हैं। अब तो टेक्नोलॉजी से और अपनी एक्सपर्टीज़ से और नई नई प्रोसीजर्स आ गई हैं, तो इसमें स्पाइन सर्जरी बिल्कुल जैसी कोई भी रूटीन सर्जरी होती है वैसे ही बिल्कुल सेफ़ हो गई है। तो कैसे करते हैं आप लोग सर्जरी, मतलब जो स्पाइन जो रहती है उसको कैसे खोलते हैं, कैसे प्रिसीजन बढ़ गया है, ऐसे कौन से उपकरण आ गए हैं उसके अंदर जिससे वो प्रिसीजन हो गया है? और वास्तव में जब एक बार हम ये सुनते थे कि सर्जरी करने के बाद जो है 2-3 महीने बिस्तर पे ही आराम करना पड़ता है, तो आप लोग जो सर्जरी करते हैं अभी, और आप तो साल में करीब 1,500-2 हज़ार सर्जरी करते हैं, तो क्या रहता है आपका, क्या प्रोटोकॉल रहता है कि कैसे सर्जरी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या रहती है, इसके बारे में बताइए ताकि लोगों की चिंता दूर हो सके। सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है स्पाइन सर्जरी में वो ये है कि आज के ज़माने में दूरबीन से सर्जरीज होती हैं। इसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुश्किल से 2 से 2.5 सेंटीमीटर का इतना चीरा लगता है और अंदर एक पतली सी ट्यूब जाती है और उस ट्यूब के अंदर से ही पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तो इसमें सबसे मेजर चीज़ ये रहती है कि बहुत छोटा सा चीरा लगता है, मुश्किल से 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 1 इंच भी नहीं। अंदर का काम पूरा दूरबीन से होता है, तो डेफिनेटली चीरा फाड़ी बहुत कम होती है। तो इसका सबसे मेजर एडवांटेज रहता है कि पेशेंट को एक दिन भी बिस्तर में पड़े नहीं रहना पड़ता। अच्छा। जैसे आज शाम को ऑपरेशन किया तो कल सुबह से नॉर्मल चलना शुरू, या आज सुबह ऑपरेशन किया तो शाम से खड़े हो जाओ, चलो फिरो, दूसरे दिन घर जाओ और काम पर लग जाओ। तो आज के ज़माने में तो इतना सेफ़ है कि आज सर्जरी होती है, सैटरडे को सर्जरी कराते हैं, मंडे को वापस ज्वाइन कर लेते हैं जॉब पे। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है, तो कई बार लोगों को स्पाइन की जो हड्डियाँ रहती हैं उसका ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, तो इनके अंदर भी कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कि दवाओं से ठीक हो जाता है? टीबी की बीमारी का जो इलाज है वो तो दवाओं से ही है, मगर हाँ उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार टीबी की बीमारियों से, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी में पस बनता है। तो उस टाइम पे सर्जरी करना ज़रूरी है। पस निकालते हैं, जो हड्डी ख़राब हो गई है या जो सड़ गई है उसको पूरा निकालना पड़ता है और फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। स्क्रूज़ लगाते हैं, रॉड्स लगाते हैं, केजेस लगाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो उससे 2 एडवांटेजेस रहते हैं। एक तो ये कि पस निकल जाता है, सड़ी हुई हड्डी निकल जाती है तो तुरंत पेशेंट का दर्द कम हो जाता है, और दूसरा ये सब निकलने से टीबी की दवाओं का जो असर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये जो केज लगाते हैं आप, जो स्पाइन के अंदर उसको फिक्स करते हैं, तो ये बाहर से लगाते हैं कि अंदर लगाते हैं? शरीर के अंदर लगते हैं ये। अच्छा। और ये टाइटेनियम नाम के मेटल से बनते हैं ये। तो इनको निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है बाद में? नहीं, वो परमानेंटली अंदर रहते हैं। तो उससे जो आदमी का झुकने का और जो सारे मूवमेंट रहते हैं उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपनी नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो कई बार डॉक्टर साहब जैसे मान लीजिए कोई हड्डी सड़ गई तो आप उसकी बदले में कोई दूसरी हड्डी भी वहाँ लगा देते हैं कि वो गैप, आप जैसे बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो रहती है वो तो शॉक एब्जॉर्बर का काम, उन दोनों गुड़ियाओं के बीच में एक वो रहता है, आप बोल रहे थे डिस्क पड़ जाती है, तो अगर मान लीजिए कोई हड्डी ऐसी गल गई तो उसकी जगह नई हड्डी भी लगाते हैं कि इम्प्लांट लगाने से ही काम चल जाता है? अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। जी जी जी। और आज के ज़माने में तो कई सारे ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली हड्डी के जगह पे यदि हड्डी लगती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही है। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो टाइटेनियम के केजेस आते हैं, स्पेसर्स आते हैं, और एक पीक नाम का एक पदार्थ आया है, पॉलीइथाइल इथाइल कीटोन। ये एक प्लास्टिक जैसा सब्सटेंस है जो कि हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, है वो प्लास्टिक जैसा, तो वो लगाते हड्डी से हैं? भी ज़्यादा मजबूत है, वो लगा सकते हैं, तो वो भी लगाते हैं। कई बार डॉक्टर साहब ये जो मैलिग्नेंसी के पेशेंट रहते हैं, खासकर जो टर्शरी स्टेज में रहते हैं, और मैलिग्नेंसी कई बार रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाती है, पेशेंट को बहुत दर्द होता है, उनको फ्रैक्चर भी होने लगते हैं, इन लोगों के लिए भी आप लोग कुछ कर पाते हैं क्या? हाँ,
इसमें हम लोग ऐसे पेशेंट्स में जिनको रीढ़ की हड्डी में तेज़ दर्द हो रहा है या वहाँ फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, तो इसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर और उसमें एक सॉल्यूशन भरते हैं। वो सॉल्यूशन जो है उसको पॉलीमिथाइल मिथैक्रिलेट कहते हैं और ये सॉल्यूशन शरीर में जाके आधे घंटे के अंदर हड्डी जैसा मजबूत हो जाता है। अच्छा। तो वो इमीडिएटली टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट दे देता है, तो उससे इमीडिएटली पेशेंट का पेन बहुत हद तक सेटल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सर्वाइकल आप बोलते हैं, कई बार लोग इससे बहुत घबरा जाते हैं कि चलिए पीठ में तो एक बार ऑपरेशन करा लेंगे, लेकिन गर्दन के अंदर ऑपरेशन तो बहुत ही रिस्की हो जाता है, उससे तो चारों हाथ पांव चले जाते हैं कई बार लोगों को जब इंजरी होती है। वो भी एक आज के ज़माने में दूरबीन से ऑपरेशंस होते हैं, तो ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं रह गई है। अच्छा। और इसके बाद कितना फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए कोई आदमी जो है एक्सरसाइज नहीं करता, महिलाएं जैसे कई बार कड़ी मोटी रहती हैं, आलसी भी हो गई हैं, आपने सर्जरी कर दी, उन्होंने जैसे नी जॉइंट फेल हो जाता है लोगों का कई बार अगर एक्सरसाइज नहीं करते, तो पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी का कितना महत्व रहता है और उसके लिए कैसे करते हैं? जितना महत्व ऑपरेशन का रहता है उतना ही महत्व पोस्ट ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी का रहता है। और पीछे लगते हैं पेशेंट्स के, उनके घर वालों को भी पीछे लगाते हैं कि थोड़ा साथ में मेहनत करो। और फिर एक चीज़ और भी है कि जिस व्यक्ति ने अपना ऑपरेशन करा लिया है उसकी मनस्थिति भी ऐसी रहती है कि अब जल्दी से ठीक हो जाए, तो वो मन लगा के कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास जिनकी ज़्यादातर पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं और हमारा तो मकसद यही रहता है कि वापस अपनी नॉर्मल रोज़ की ज़िंदगी में साल भर में कितने ऐसे ऑपरेशन करते हैं आप? काफ़ी हो जाते हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर पंडित ने जैसा बताया कि ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसे बोलते हैं दूरबीन के द्वारा जो है आप जो सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाती है। उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में ये बात सही कह रहे हैं वो कि 50 साल पहले इन सर्जरीज़ के परिणाम इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आजकल सर्जरी के बहुत अच्छे परिणाम आ गए हैं और ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे ही वो मरीज़ को चला फिरा देते हैं और ये मरीज़ जो है अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो अपने स्पाइनल सर्जन को दिखाएं और अपना उपचार लें ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में इतनी पूरी जानकारी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे सर्दियों में बच्चों को कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनका कैसे ख्याल रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक।
मंदिर है शौर्य पराक्रम, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। को लेके भी कुछ एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आपने पहले सुना स्पाइनल सर्जरी के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं, और जैसे ही बच्चे परेशान होते हैं तो घर के पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं सर्दियों के अंदर, बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं बच्चों के अंदर, और कैसे समय रहते ही उनके लिए प्रिकॉशन लिया जाए ताकि कि वो इन सब बीमारियों के शिकार ना हो सकें। क्योंकि बच्चों में कई बार छोटा मोटा जुकाम भी अगर अटेंशन नहीं दिया जाए तो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है इन्फ्लुएंज़ा का, और इम्यूनाइजेशन भी कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल कटारिया साहब, जो पिछले 25 वर्षों से भोपाल में शिशु रोग विशेषज्ञ की तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ये बात सही है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो घर के अंदर पेरेंट्स जो है, और आजकल चूँकि लोगों के घरों में 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो जैसे ही उनको कुछ खराबी होती तो पूरे घर के अंदर कोहराम बच जाता है। तो आमतौर पर आपकी ओपीडी के अंदर इस मौसम के ट्रांजिशन फेज़ में किन बीमारियों को लेकर बच्चे ज़्यादा आते हैं, और क्या कहेंगे आप कि कैसे उनकी देखभाल की जाए? हाँ, जैसा आपने कहा कि मौसम बदलता है तो सबसे पहले मौसम बदलाव की दस्तक बच्चे ही हमें, छोटे बच्चे ही घर में देते हैं। ख़ास करके 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मौसम के परिवर्तन से। और सबसे पहले उनमें जो सर्दी खांसी और सांस को लेकर जो बीमारियां हैं वो सबसे पहले हमें देखने में मिलती है। कि सबसे पहले तो कॉमन कोल्ड है, खांसी है, और फिर जो बच्चे एलर्जिक हैं, जिन बच्चों को मौसम बदलाव के साथ हर मौसम में परेशानी होती है, उनमें फिर सांस चलना या निमोनिया होना, या जो नॉन बच्चे हैं ऐसे हैं जो पहले से हमें पता है कि जिनको नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी है या हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ बोलते हैं हम, कि ऐसा बच्चे जिनको सांस की तेज़ चलने की शिकायत होती है, जिसको कई बार हम चाइल्डहुड अस्थमा तक भी लेवल करना पड़ता है कुछ बच्चों में। तो वो सारा ग्रुप बड़ा ग्रुप है जिसमें कि एक कॉमन सर्दी भी हो सकती है, और कई बार हमें ये देखने में आता है कि बच्चे की सांस चल रही है, पसलियाँ चल रही हैं, और हमें उसको इवन भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब आजकल हम देखते हैं कि अगर जब सर्दियाँ होती तो बच्चों को लोग बहुत ढक कर लाते हैं। बच्चों को पता लगा हाथों में भी दस्ताने हैं, नीचे भी पहने हुए, ऊपर भी कंटोपा लगाया हुआ है, और बिल्कुल पैक करके ले आते हैं। तो ये उचित है कि बच्चों को थोड़ा वातावरण का मज़ा लेने भी दिया जाए? नहीं, इसमें जो बहुत ज़्यादा ओवर क्लॉथिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, वो कतई ज़रूरी नहीं है। सारा जो कारण है वो मौसम का तापमान कैसा है ना, घर का तापमान कैसा है। अगर घर कोजी है, कमरा बंद है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे बच्चे जो बिल्कुल, जिनको माँ बाप सब हाथ में दास्ताने, मोजे, कंटोपा सब पहना देते हैं, उसकी ज़रूरत शुरुआती मौसम में नहीं है। बहुत ठंड के टाइम पे जब मौसम काफ़ी ठंडा है तब वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ सिर्फ एक नॉर्मल टेम्परेचर में रूटीन कपड़ों से ही काम चलता है। और एक दूसरी जो एक जिसको हम भ्रांति बोल सकते हैं, ये माना जाता है कि ठंड लगने से ही सर्दी हो गई या ठंड के मौसम में ही सर्दी होगी, तो ऐसा नहीं होता। मौसम बदलता है, उसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस या जो बदलाव होता है तापमान में, उसके कारण सर्दी का जोर ज़्यादा होता है। तो कपड़ों का तो सीधा सीधा संबंध मौसम में कितनी ठंडक है उसके हिसाब से। आपको बता दें कि हम आज बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर मौसम के बदलते तेवर के अनुसार क्या देखभाल की जानी चाहिए, कैसे उपचार करना चाहिए। हमारी दोनों फ़ोन लाइनें आपके लिए खुली हुई हैं। एक नंबर हमारा इस पर टोल फ्री है, आप चाहें तो इस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, जिस पर कोई शुल्क नहीं रहेगा। ये नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपके स्क्रीन पर भी है। दूसरा नंबर है 2660049। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। डॉक्टर साहब आम तौर पर ये देखा जाता है कि बच्चों की नाक जो है बहुत ज़्यादा, जैसे ही सीज़न बदलता है, बहने लगती है, और कई बार ये बच्चे जो हैं इनकी आवाज़ भी बैठ जाती है, और कई बार इस कारण से कई बार इनके कान के अंदर भी बहुत दर्द होने लगता है। और सर्दी के अंदर जो है
ये बहुत ज़्यादा देखने के अंदर मिलता है। तो ऐसे बच्चों को कैसे प्रिकॉशन क्या लिया जाए इनके अंदर? प्रिकॉशन जैसा सबसे पहला तो जो ज़रूरी यही देखना है हमें कि बच्चे के लक्षण कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। कई बार सिर्फ रनिंग नोज़ रहती है जिसको हम कहते हैं नाक बहना है, और मौसम ज़रा सा बदला और कुछ 2-1 दिनों की सिम्टोमेटिक जो दवाएं देते हैं हम जिसको डिकंजेस्टेंट कहते हैं कि आपके जो भी नज़दीकी परामर्शदाता हैं उन्होंने आपको दवा दी, वो दवा बच्चे ने ली और 2-4 दिनों में कई बार ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कि नाक बहने के साथ साथ ही अगर खांसी का भी अटैक है उसको, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं अगर वो दूध अच्छे से नहीं पी रहे हैं, उनको सांस में बेचैनी है, बच्चा जो हंसता खेलता था वो अपने नॉर्मल पे नहीं है, नॉर्मल सेल्फ पे नहीं है अगर, तो फिर पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको तुरंत ही उसका परामर्श भी लें। फिर ऐसे केस में जो ज़रूरी दवाएं हैं वो दी जाती हैं। और ये मौसम बदलाव के जो सर्दी खांसी वो आमतौर पर मेजॉरिटी टाइम अधिकांश समय वो वायरल रहती है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि घरों में ही एंटीबायोटिक शुरू कर दिया जाता है, बल्कि उल्टा है इसका कि इवन डॉक्टर भी आपको एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं देगा। लेकिन हाँ, सर्दी की दवाएं हैं, डिकंजेस्टेंट जिनको बोलते हैं अपन, कई बार सांस में अगर जकड़न है तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। कई बार जैसे ऐसे ही शुरुआत में हम चलें तो सिर्फ स्टीम इनहेलेशन से ही मामूली सर्दी या जो गला ख़राब है भाप लेने से ही उसमें मदद मिलती है। साथ में सिम्टोमेटिक दवाएं हम दे सकते हैं कि डिकंजेस्टेंट दिया, फीवर आ रहा है तो बुखार की दवा दी, और बच्चे का खाने पीने का ध्यान पूरे समय रखना ज़रूरी है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं हो। बच्चा अगर कम भी खा रहा है तो उसको बार बार करके उसका पोषण पूरा संपूर्ण कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये होता है कि हमें नेबुलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, उसको 2-3 दिन का सर्दी जुकाम हुआ और उसके तुरंत बाद जो है उसकी छाती की पसली चलने लग गई और बहुत ही गहरी सांसें चलने लग गई उसकी, और वो उसको अस्पताल के अंदर भर्ती करना पड़ गया। तो ये आपने जैसे बोला कि 1 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर क्या कई बार ये रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ हो जाता है इस तरीके से? हाँ, निश्चित ही उसी बात पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब सर्दी है उसी को लेके बहुत डर जाएं हम कि हमारे बच्चे को सर्दी हो गई और अब ये निमोनिया हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और उल्टा भी नहीं है कि सर्दी है तो ठीक हो जाएगी और हम उस पर ध्यान ही नहीं दें। माता पिता के लिए, घर के परिजनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 1 साल या इवन 2 साल से कम वाले बच्चों में इन 3-4 चीज़ों का लगातार ध्यान रखें कि बच्चा अलर्ट है कि नहीं है, बच्चा अपना नॉर्मल सामान्य जो उसका खाना पीना है, पोषण है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी नींद प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, और टसक तो नहीं रहा है, उसकी सांस की गति तेज़ तो नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में हम बोलते हैं कि 40 से भी ज़्यादा अगर गति हो रही है सांस की, तो 6 महीने से कम बच्चे में अगर 40 से गति ज़्यादा है तो हमें निश्चित ही उसको तुरंत ही डॉक्टर को परामर्श करके ये देखना ज़रूरी है कि इसकी पसलियाँ चल रही हैं, इसको निमोनिया है, और फिर उसका उचित इलाज कराना ज़रूरी है। तो 1 से 2 साल तक के बच्चों में ये 4-5 चीज़ें अगर हम मॉनिटर करें तो हम उसको समय पर डॉक्टर को दिखा भी पाएंगे और उसका उचित इलाज हो जाएगा। और जो आप बता रहे हैं जैसा हुआ कि उसको सर्दी खांसी से शुरुआत हुई लेकिन फिर सांस चलने लगी, या निमोनिया जिसको बोलते हैं, या पसलियाँ चलने लगी। पसलियाँ चलने में डॉक्टर निर्धारित करता है कि ये पसली जो चल रही है ये सिंपल वायरल इन्फेक्शन है या इसमें कुछ और भी इन्फेक्शन का मसला जुड़ा हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस केसेस में कुछ में, सब में तो नहीं, उन कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है और कई बार भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी आपने देखा होगा कि दागना को लेकर काफ़ी अखबारों में भी है, लेकिन ये बहुत पुरानी कुप्रथा चल रही है कि गाँव में, आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ पर सांस चलने लगती है, पसली चलने लगती है, वहाँ पर आज भी इस तरह की कुप्रथा, इस तरह की कुरीति चलती है कि वहाँ पर आपका जो लोकल क्वैक है वो उसको दागना, उसको चटा देता है ना गर्म लोहे से उसको। जी, वो मैं देख के वो चित्र बड़ा हृदय विदारक था जो समाचार पत्र में छपा था कि निमोनिया के मरीज में उस बच्चे को कम से कम 20-25 जगह दाग दिया गया था। ये आज भी ये प्रथा है, आज भी हमें इस तरह के बच्चे मिलते हैं कि जिनको दागना हुआ है, उनके जगह जगह शरीर पर निशान लगे हुए हैं। और कई बार तो माता पिता को मालूम है कि हाँ हम ये गलत करा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो उस क्षेत्र में हैं, दूर क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहाँ पर उनके जो भी क्वैक डॉक्टर ने उनको बता दिया, परामर्श दे दिया, वो उस समय तो वो करवा लेते हैं, लेकिन वो फिर वापस अल्टीमेटली अपने किसी भी चिकित्सा केंद्र पर आ जाते हैं। लेकिन अब यह प्रथा काफ़ी कम हुई है पहले से, लेकिन दुख की बात यह है कि ये अभी भी जारी है। बहुत ही सही बताया डॉक्टर साहब ने कि 1 से 2 साल के बच्चे अगर उनका जो रूटीन है अगर वो डिस्टर्ब हो गया है, वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर उसको टसक हो रही है, ज़्यादा सांस तेज चल रही है, इस तरीके का कोई भी परिवर्तन उसकी दिनचर्या में देखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सामान्य सर्दी जुकाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आमतौर पर ये देखा गया कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है
और माँ बाप जो कहते हैं हमने अभी इसको कुछ दिन पहले एंटीबायोटिक पिलाई थी, अब डॉक्टर साहब फिर हमने पिलाई, अभी तो लगातार करीब 25 दिन से हम एंटीबायोटिक इसको दे ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है 1 हफ्ते बाद फिर चालू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर आप लोग कोई टीका वगैरह भी लगाते हैं क्या सर्दी जुकाम का? कैसे इनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं इन चीज़ों से? आपने बहुत ही उचित सवाल किया, और ये वाकई में माता पिता के स्तर पर अगर हम बात करें, उनकी तरफ से बात करें, तो निश्चित ही कई माता पिता के लिए ये बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है कि हर बच्चा हर महीने में, हर 25 दिनों में बीमार हो रहा है और वही सिम्टम्स हो रहे हैं कि बार बार बुखार या बार बार सर्दी खांसी होना है। तो उसमें टीकों की जहाँ तक बात है कि 1 साल से कम बच्चों में हम जो टीके लगाते हैं उनमें निमोनिया कवर्ड रहता है। निमोनिया का एक प्रकार का टीका लगता है, 2 प्रकार के टीके लगते हैं बल्कि, कि वो जो शुरू के महीनों में लग जाते हैं और फिर 2 साल से बड़े बच्चों में दूसरे प्रकार का निमोनिया का टीका लगता है। उसके अलावा एक और टीका इसी में हम जोड़ सकते हैं जो इन्फ्लुएंजा का टीका है। अब इन्फ्लुएंजा का टीका एक ऑप्शनल टीका है, आमतौर पर हमारे सारे सरकारी केंद्रों में वो नहीं लगता है, वो 6 और 7 महीने में लगता है और उसके बाद हर साल उसको एडवाइस किया जाता है कि प्रथम वर्ष में 2 बार लगेगा वो 1 महीने के अंतर से, और बाकी 5 साल तक हम उसको एडवाइस करते हैं कि ईयरली लगाएं। तो उससे हमें जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं रूटीन इन्फ्लुएंजा वाले, जिसमें आमतौर पर सर्दी खांसी और बुखार और 4-5 दिन की बीमारी रहती है, उससे लड़ने में मदद मिलती है, उससे बचाव में मदद मिलती है। और जो दूसरे निमोनिया के टीके हैं उनसे जो बड़ा निमोनिया है, जो निमोनिया भी करता है, जो मस्तिष्क ज्वर भी करता है, उससे बचाव का भी बच्चे को उससे बचाव हो जाता है। तो एक तो टीकाकरण उचित हो और सबको रेगुलरली मिले, उसका हम ध्यान रखते हैं। इस तरह के बच्चों में जो बार बार प्रभावित हो रहे हैं, अगर उस बच्चे का पहले टीकाकरण नहीं हुआ तो टीके के लिए एडवाइस किया जाता है। ऐसा ग्रुप जो बार बार बीमार हो रहा है और जो अफोर्ड कर सकता है वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवाता है आजकल, तो उससे भी मदद मिलती है। और तीसरा उसमें एक ग्रुप हम और जोड़ सकते हैं कि जिनको सांस की शिकायत होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी या हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, तो उनमें तो कई बार हमें डॉक्टर, जो आपका कंसल्टेंट डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस बच्चे को हमें कितनी लंबी दवाएं देना है। उन दवाओं में भी एंटीबायोटिक शामिल नहीं है। अच्छा। डिकंजेस्टेंट दिए जाते हैं या ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं या नए न्यू एलर्जेंस जो एलर्जी से लड़ने वाली दवाएं हैं वो दी जाती हैं, जिनका समय लंबा भी हो सकता है, कई बार 3 हफ्ते, कई बार 4 हफ्ते। और उसी का जो सबसे एक्सट्रीम ग्रुप है जिसको हमको लेवल करना पड़ता है कि भाई ये चाइल्डहुड एस्थमा है, उसके लिए फिर कई बार हमको इनहेलर पे भी जाना पड़ता है। और नेबुलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो उसमें तात्कालिक अपने को आराम देती है। तो नेबुलाइजर के ज़रिए, नेबुलाइजेशन से बच्चे को जो मदद मिलना है वो तो बहुत कॉमनली दिया जाता है, और कई बच्चों को हमें इनहेलर थेरेपी पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये डॉक्टर बच्चे की कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, अटैक्स कितने हो रहे हैं, उसके ऊपर डिसाइड करता है कि अंडर 5 वाले बच्चों में कितना जल्दी जल्दी सर्दी का प्रकोप हो रहा है और क्या हर बार ही उतनी ही उसकी गंभीरता होती है, ये भी देखना रहता है। तो डॉक्टर साहब, कई बार लोग ये भी पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जब तक घर में रहता है तब तक ठीक रहता है, हम जैसे ही उसको स्कूल भेजते हैं और 3-4 दिन स्कूल जाता है और उसके बाद जो है उसको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो ग्रुप के अंदर अब बच्चे को घर में तो रखा नहीं जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन भी सही है और ये ऐसा होता भी है। जैसे अगर आपने देखा होगी कोविड के टाइम पे जब लंबे समय तक स्कूल बंद थे, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो बच्चे उतने ज़्यादा बीमार इन बीमारियों से नहीं हुए। लेकिन स्कूल जाने में 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं कि एक तो जो मौसम जब बदलता है, खासकर हम आज जैसे बात कर रहे हैं कि मौसम बदलाव की, तो मौसम बदलाव में सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो सुबह और शाम में मौसम परिवर्तन होता है उस समय बच्चे का एकाएक एक्सपोजर बाहर नहीं हो। कि आमतौर पे होता ही है कि सुबह का टाइम स्लॉट बहुत कम है माता पिता का, कि उठा बच्चा और विदिन 10 मिनट्स वो बाहर के एटमॉस्फेयर में आ गया, कि ड्रेस पहनाई, अपने टिफिन पकड़ाया, दौड़ते दौड़ते बस पकड़ाई और ऐसे में उसका तुरंत बाहर आना हो गया। जबकि अगर वो थोड़ा आधा पौन घंटे का समय निकल जाए, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, बाहर के एक्सपोजर को उतना अफेक्ट नहीं करे बच्चे को, तो एक वो हम बचाव कर सकते हैं। ऐसा ही शाम के टाइम भी होता है कि जब दिन के तापमान के बाद शाम को फिर ठंडक होने लगती है आजकल के दिनों में, उस समय में भी हम ध्यान रखें कि बच्चा प्रॉपरली कवर्ड है कि नहीं और उस समय वो बाहर है या अंदर है, या बार बार अंदर बाहर का उसका कारण तो नहीं बन रहा, वो है। और दूसरा जो जुड़ता है, जो आपने बहुत उचित बताया कि स्कूल में बहुत कॉमनली ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर संक्रमित है वायरल इन्फेक्शन से, सर्दी खांसी से, बच्चे वहाँ पूरे 5, 6, 7 घंटे तक साथ रहते हैं। एक कोर ग्रुप रहता है कि 5 बच्चे दिन भर साथ बैठे हुए हैं, डेस्क पे भी साथ बैठे हैं, खेल भी साथ रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। तो स्कूल प्रबंधन की भी ये जिम्मेदारी है, यहाँ से इस फोरम से हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो ये बहुत उचित है कि उसको स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं किया जाए, उसको ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाए, उसकी अटेंडेंस को लेके बहुत बड़ा मसला नहीं बनाया जाए, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि हमारा बच्चा अभी सर्दी खांसी या बुखार से पीड़ित है और हम अभी अगले 2 दिन इसको स्कूल
नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि क्योंकि आजकल तो छोटे स्कूल के अंदर भी अटेंडेंस जो है वो बहुत बड़ा इशू होता है और बच्चे जो हैं कई बारी बहुत ज़्यादा स्कूल जाने के लिए ज़िद करते हैं और दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी रहता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक बच्चा भी संक्रमित है और बच्चे अगर ग्रुप में रह रहे हैं तो बच्चों के संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जब टेम्परेचर डिफरेंस का टाइम रहता है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या लेट इवनिंग हो, उस समय जब बच्चे सडनली बाहर निकलते हैं तो पूरी तरीके से कवर होकर निकलें। डॉक्टर साहब आपने से चाइल्डहुड अस्थमा की बात करी, तो जैसे इनहेलर लेना तो बड़ों के लिए भी कई बारी एक दूभर कार्य होता है, तो बच्चों में ले पाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे इनहेलर के लिए बच्चों में थोड़ा सा एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं कि स्पेसर की एक डिवाइस होती है, कि एक चैम्बर नुमा डिवाइस रहती है जिसमें हम इनहेलर को लगा देते हैं और उसमें जो भी उसका डोज है एक पफ का या 2 पफ का, उसमें वो दे देते हैं। बच्चा दूसरे एंड से उसी में अगले कुछ समय तक की सांस उसी में लेता है, उसी में छोड़ता है, तो दवा उसके लंग्स में चली जाती है। वो जो बड़े बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आपने उसको ट्रेन कर दिया कि स्प्रे दबाते ही वो डीप इनहेलेशन ले, गहरी सांस ले और वो दवा चली जाए, तो शुरू में थोड़ा सा समय लगता है, कई बार दवा मुंह में रह जाती है, तो उसका हमको ट्रेनिंग देना पड़ती है। तो छोटे बच्चों के लिए इनहेलर विथ स्पेसर काम करता है और बड़े बच्चों में अकेले इनहेलर से ही बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है उससे में बच्चों के अंदर कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव प्रिकॉशन वो लोग ले सकते हैं? स्किन में 2-3 तरीके की, वही कुछ तो वायरल से जुड़ी हुई स्किन की कंडीशंस हैं कि वायरल फीवर विथ रैश आ रहा है, या जैसे आज आपने सुना होगा हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, HFM डिजीज़, जिसमें कि हाथ में, पैरों में और मुंह के आसपास या मुंह के अंदर छाले सरीके होते हैं। ये तो वायरल इन्फेक्शन हैं जो 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाते हैं। इनका कोई उचित बचाव का तरीका नहीं है, यही है कि कांटेक्ट नहीं हो या कोई और बच्चा संक्रमित है तो उससे दूसरे बच्चे को बचा के रखें जी। लेकिन मौसम बदलाव के साथ कई बार एलर्जीज़ वाली जो प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, वो होती हैं। तो एक तो प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन स्किन का हो, क्योंकि मौसम ड्राई होने लगता है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत है, स्किन सॉफ्ट रहे बच्चे की। दूसरा, अगर उसको कुछ एलर्जी है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबे टाइम तक दवा देने की ज़रूरत है। और कई बार कुछ संक्रमित इन्फेक्शंस होते हैं कि स्कैबीज़ है या एक्जिमा है या HFM डिजीज़ है, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डॉक्टर देख के डिसाइड करता है। और ये जो लोग बोलते हैं कि सर्दी के अंदर कई बार डायरिया शुरू हो जाता है, बच्चों को लूज मोशन भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि सर्दी खा जाने के कारण है या किसी पेट की खराबी के कारण है? अब उसमें 2-3 चीज़ें जुड़ गई हैं। कई बार तो ज़्यादा सर्दी है, निमोनिया है, दवाएं भी चल रही हैं, ऐसे में कई बार पेरेंटल डायरिया होता है कि उसके कारण बच्चे को दस्त भी लगते हैं। तो वो सर्दी के कारण नहीं है, बल्कि वो इन्फेक्शन से ही जुड़ा हुआ एक और मसला है कि बच्चे को दस्त हो रहे हैं। कई बार हालांकि जैसे मैंने कहा कि एंटीबायोटिक आजकल के इस वाले मौसम में वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कई बार अगर एंटीबायोटिक्स कुछ किसी बच्चे को शुरू किए गए हैं तो कई बार एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया भी होता है। और तीसरा एक और ग्रुप होता है कि कई बार सर्दी ज़्यादा है और थोड़ा सा चिकनापन मोशंस में रहता है, जो आमतौर पर पेरेंट्स के लिए एक वो यह रहता है कि भाई हरे दस्त हो रहे हैं और उसके कारण, सर्दी के कारण हरे दस्त हो रहे हैं, तो वो वैसा नहीं है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण ही कई बार ज़्यादा ये देखने में आता है डायरिया का। और सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो उसको लेके कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि हाइड्रेशन मेंटेन रहे, पानी जो है पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। डॉक्टर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मौसम के अंदर एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कई बार क्या रहता है कि एंटीबायोटिक का इतना इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है और कई बार वायरल बीमारियों में भी एंटी बैक्टीरियल दवा एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जिससे कई बार डॉक्टर साहब क्या जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर उनकी प्रतिरोधक क्षमता के कम होने के चांसेस रहते हैं? आप पेरेंट्स को ज़रा इस बारे में एजुकेट करिए, क्योंकि कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं और ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 3 दिन की ये दवा दे दी है, 5 दिन हमने ये एंटीबायोटिक पिला दी है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा, इसलिए हम आपके पास लेकर चले आए। या कई बार घर में दवा रखी हुई है जो पहले आपने प्रिस्क्राइब करी थी, वही उन्होंने 3 दिन पिला दी, फिर 2 दिन में बच्चे को अच्छा लगने लगा, फिर 3 दिन बाद फिर से बुखार आ गया। तो इस तरीके का एंटीबायोटिक जो देते हैं बच्चों को, सेल्फ मेडिकेशन के जो करते हैं, आपके परिचय देख देख कर, वो कहाँ तक उचित है, खासकर बच्चों में? जैसा आपने कहा, आपके सवाल में ही जवाब है कि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। और ऐसा भी नहीं कि दुरुपयोग सिर्फ पेरेंट्स के स्तर पर हो रहा हो, चिकित्सक के स्तर पर भी कई बार हम ओवर यूज़ एंटीबायोटिक का करते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। और तीसरा ग्रुप उसमें ऐसा पेरेंट्स का जुड़ जाता है जो खुद तो शुरू नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो सेकंड या थर्ड विजिट में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर हमारे मरीज़ को ठीक नहीं हो रहा और क्या इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या क्या हम ये शुरू कर दें। तो हमेशा ये देखने की ज़रूरत है कि वाकई में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं, नंबर 1। और अगर शुरू भी हो रहा है तो फिर उसका प्रॉपर डोज लेना ज़रूरी है। जो घरों में शुरू कर देते हैं कि 2 डोज दे दिए, तो उससे नुकसान ये होता है कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति कीटाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उन पे असर होना कम हो जाता है। उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जो वर्ड है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, कि आपने बेपरवाही से बिल्कुल एंटीबायोटिक यूज़ किया तो उसके कारण रेजिस्टेंस होने लगता है। तो ये तो अब एक ग्लोबल चिंता हो गई है एंटीबायोटिक के यूज़ को लेकर, क्योंकि लगातार यह देखने में आ रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स ओरली काम करते थे उससे हट के अब इंजेक्टेबल्स पे आ गए हैं हम लोग। और इंजेक्टेबल्स में भी जो रेंज बहुत मिनिमल सबसे शुरुआती एंटीबायोटिक्स की हुआ करती थी, अब उसमें भी जो है रेंज बिल्कुल हायर साइड पे चल रही है। तो ये तो एक बिल्कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, सब जगह पे एक बड़ा मुद्दा ये है कि एंटीबायोटिक का हम कितना जुडिशियस यूज़ करें, कि जितना ज़रूरी है उतना उसका इस्तेमाल करें, मरीज़ को उसके बारे में एजुकेट करें और वो पूरा कोर्स ले उसका। कई बार उल्टा भी होता है कि मरीज़ ठीक हो जाता है और वो दवा छोड़ देता है कि चौथे दिन वो ठीक हो गया, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक बोला था 7 डेज़ के लिए, तो पता लगा उसने बीच में ही छोड़ दिया। कई बार इसलिए छोड़ दिया कि वो दूसरी बोतल खरीदने से बचना चाहता है कि एक एंटीबायोटिक का एक बोतल ख़त्म भी हो गई और दूसरी अगर लेना है तो वो मरीज उसको नहीं लेता। तो छोटे छोटे बहुत से फैक्टर्स हैं जो एंटीबायोटिक के यूज़ को लेकर जिसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है कुल मिलाकर। बहुत ही सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि WHO ने तो इस बारे में ये वार्न किया है कि अगर इसी तरीके से एंटीबायोटिक का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ तो 2050 तक हम प्री एंटीबायोटिक एरा में पहुंच जाएंगे। मतलब तब छोटा मोटा इन्फेक्शन ही व्यक्ति को किल कर देगा, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये सेल्फ मेडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बोतल खरीद ली, दूसरी नहीं खरीदनी है, या कई बार 7 दिन का लिखा तो 4 दिन में ठीक हो गया, तो अपने दिमाग से ही कई लोग डॉक्टर साहब ये भी करते हैं कि 500 मिलीग्राम साहब बहुत ज़्यादा डोज लगा, हमने तो आधी कर ली। तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो किसी भी स्तर पर उचित नहीं है, क्योंकि जो डोज डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो बच्चे की उम्र और वज़न के हिसाब से किया है, बल्कि और वज़न के हिसाब से ही किया है। तो जो ज़रूरी है वो एंटीबायोटिक पूरा लेना है। और ये बड़ों लोगों में भी हमने ये देखा है जी, न सिर्फ बच्चे बल्कि एडल्ट में भी हमने देखा है कि भाई डोज दिया नहीं है या पूरा प्रॉपर नहीं दिया। तो इसके लिए तो लगातार मरीज़ को एजुकेट करना ज़रूरी है, और ये एजुकेट करने की जिम्मेदारी डॉक्टर या चिकित्सक की भी उतनी ही है जितनी पेरेंट्स की। डॉक्टर साहब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि साहब हम नहाएं कैसे, हम ठंडे पानी से नहाएं कि गर्म पानी से नहाएं कि कुनकुने पानी से नहाएं, तो इसका कुछ है क्या? नहीं, सबसे पहले तो कई जगह तो यही है कि नहलाया नहीं, नहला नहीं रहे हैं ना, सर्दी है, निमोनिया है, नहीं नहला रहे हैं। तो एक तो सबसे गलत जो भ्रांति है उसी को दूर करना है कि नहलाएं, रेगुलरली नहलाइए। मौसम के हिसाब से पानी का तापमान आप निर्धारित कर सकते हैं कि अगर मौसम ठंडा है तो हल्के गुनगुने पानी से नहलाइए। बच्चे को वहीं पर बाथरूम में ही पूरा सुखाकर वहीं पे कपड़े पहनाकर उसको बाहर एक्सपोज करिए, और नहलाने से कोई सर्दी या निमोनिया का कोई संबंध नहीं, और इसी तरह खाने पीने से भी कोई संबंध नहीं कि जैसे आइसक्रीम नहीं खाना है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, नहीं गर्म या ठंडा खाना कुछ नहीं होता है, अच्छा है ना। बच्चा हर चीज़ जो स्वस्थ है, घर में बनी हुई है, सब खा सकता है। बाहर के खान पान में जिसमें कि पैकेट वाली चीज़ें हैं, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव जुड़े हुए हैं, वो हम मना करते हैं उसके लिए कि उसका एक्सेसिव यूज़ डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है। तो सारे ये पैकेट वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें जिनमें एक्सेस स्पाइसेस हैं, जिनमें एक्सेस प्रिजर्वेटिव हैं, वो मना करते हैं। पर बाकी घर में आपको चावल को लेके, खटाई को लेके, दही को लेके कोई भी भ्रांति पालने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को कुछ फूड एलर्जी पर्टिकुलर है वो एक अलग मसला है, और वो इतना कम है उसका प्रतिशत कि उसको लेके हम हर बच्चे में लेफ़्ट एंड राइट खाने के प्रतिबंधन लगाएं, उसकी ज़रूरत नहीं। तो आमतौर पर जैसे लोग कहते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, नहीं, आइसक्रीम एक स्वस्थ बच्चा खा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गला ख़राब है और उस समय पे बर्फ़ या आइसक्रीम से वो थोड़ा सा उसमें और बढ़ने का डर रहता है, पर एक स्वस्थ बच्चा आइसक्रीम खाएगा और सर्दी हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं। तो आमतौर पर डॉक्टर साहब जैसे जो कपड़े जो रहते हैं, बच्चे खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरीके के कपड़े आप एडवाइस करते हैं कि सर्दी के अंदर जो माताएं अपने बच्चों की देखभाल, नवजात शिशु हैं या 1-2 साल तक के बच्चे हैं, इनको किस तरीके का पहनावा
देना चाहिए? क्या जो एक्सट्रीमिटीज़ रहती हैं बॉडी की, हाँ। या मान लीजिए फ्लोर अगर मान लीजिए बहुत ठंडा है, उस पर वो बच्चे अगर रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, इन सब में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? नहीं, सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि कमरा कोजी होना चाहिए अगर ठंड का मौसम है तो जैसा आपने बताया कि नीचे कुछ बिछा रहे जिस पे बच्चा अगर क्रॉल कर रहा है तो वो नंगे फर्श पर उसका क्रॉलिंग वगैरह ना हो। कपड़े पूरे पहनना चाहिए। अगर मच्छर वगैरह से प्रकोप का अपने को डर है तो बहुत अच्छा है कि फुल आस्तीन के कपड़े बच्चा पहने, ताकि जहाँ पर सफाई का अभाव है या मच्छरों से डर है वहाँ पर पूरे फुल आस्तीन के कपड़ों से मदद मिलेगी। दूसरा, ओवर क्लॉथिंग से बचना है अपने को। और ये भी देखने में आता है कि छोटा बच्चा है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए, बड़ा बच्चा तो अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनता। तो दोनों एक्सट्रीम्स को कवर करना है आपको, एक संतुलन बनाए रखना है कि मौसम के हिसाब से बच्चा कपड़े पहने, उसका खाना पीना उचित रहे, सफाई का ध्यान रखें। छोटा बच्चा है, अंडर 1 ईयर है, तो उसका दिन में 3-4 बार आप हाथ धो दें, क्योंकि वो बच्चे हाथ मुंह में ले रहे हैं, ऐसे में संक्रमण होने का डर रहता है। दूसरा, एक और ध्यान इस मौसम में ये रखना है कि अगर घर में और भी बच्चे रहते हैं, कई बार जॉइंट फैमिलीज़ रहती है या कई बार बहुत जुड़े हुए सब मकानों में लोग रहते हैं, तो अगर कोई और बच्चा संक्रमित है तो उस बच्चे से बाकी बच्चों की दूरी कैसे उसको मेंटेन करना है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर वो शुरुआती समय में हमने उसको उससे बचा लिया तो संक्रमण उतना जल्दी फैलता नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे जैसे जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो 1-2 महीने के रहते हैं, जिनको आप लोग नवजात शिशु बोलते हैं, ये जैसे रात में ये बहुत बार मोशन भी करते हैं, ये रात में बहुत बार सुसु भी करते हैं, तो इन लोगों को सर्दी लगने की या माताएं इनकी कैसे देखभाल करें? नहीं, देखभाल का बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक तो प्रॉपर क्लॉथिंग हो, जैसा हम बात ही कर रहे थे। दूसरा, कवर्ड रहें बच्चे। तीसरा, इनका फीडिंग, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन 10-20 बार भी होगा, मोशन का फ्रीक्वेंसी भी 8-10 बार हो सकता है, तो हर बार उसको क्लीन करना है, वॉश करना है। अब होता ये है कि आजकल आपने अगर देखा हो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि डायपर का इस्तेमाल इतना एक्सेसिव है कि बच्चे को एक बार आपने डायपर में बांध दिया तो वो उसमें सब सुसु पॉटी हो रही है और पता लगा उसको डायपर के कारण रैश होने लगता है। तो उसका भी जुडिशियस यूज़ करना ज़रूरी है। नंबर 1, सफाई हर बार करना पड़ेगी, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। कैसा पानी लेना है वो माताएं डिसाइड कर सकती हैं कि मौसम ठंडा है तो हल्का गुनगुना पानी तैयार रखें और वॉश करें, और कुछ क्रीम लगाना है तो वो क्रीम लगाएं, तो वो जो डायपर रैश होता है उसको बचाया जा सकता है। और फीडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली 17 तारीख को वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे निकला है, 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे था, तो उसका जो मेन इम्पैक्ट इस बार का वो यही था कि अर्ली एक्शंस एंड बिग इम्पैक्ट, की स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो छोटा बच्चा अगर है तो जितना माँ के पास रहेगा, माँ के आंचल के साथ रहेगा, उसका उतना जल्दी मदर चाइल्ड बॉन्डिंग भी होगी और उतना ही जल्दी उसको बाकी इम्यूनिटी जो मिलना चाहिए मदर से वो मिलती है। तो ये जो बच्चे रहते हैं छोटे वाले, इनको जो ब्रेस्ट फीड बच्चे हैं जो आमतौर पर, जैसे आपने बोला प्री मैच्योर बच्चे हैं, तो इनको भी बाहरी जो अपन पेय पदार्थ देते हैं सर्दी के अंदर, उसमें कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब मौसम बदलता है तो? सबसे पहले तो यहाँ हम इस बात पे ज़्यादा जोर देंगे कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और कोई भी चीज़ और कोई भी नहीं देना ना, स्तनपान कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है 6 महीने तक सबसे पहले। और वो बच्चा जो 6 महीने तक माँ के दूध पे चल रहा है, उसको ऊपर के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका वज़न वगैरह नियमित बढ़ता रहा है और यह निश्चित हो गया कि उसको हमें ऊपर के दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का आहार शुरू करते हैं। ऊपर के आहार में लिक्विड शुरू कर सकते हैं, दाल वगैरह हैं, सब्जियों का सूप है, रवा, सूजी, खिचड़ी, और फिर बाद के 10-1 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम मैश किया हुआ फ्रूट, उसको आलू है, केला है, एप्पल है, तो 3 एक फीड उसके ऊपर के और शुरू हो जाएंगे 6 महीने के बाद। 6 से 6.5 और 7 महीने तक हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ऊपर के 3-4 आहार ले, तो हमें टॉप मिल्क की तब भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसे बच्चे में जो हम सबसे उचित मानते हैं कि 9वें, 10वें, 11वें महीने तक जाके टॉप मिल्क ना देना पड़े। लेकिन जो बच्चा शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग पे था लेकिन 3-4 महीने के बाद उसको माँ के दूध से पूर्ति नहीं हो रही है और टॉप मिल्क किसी कारण से देना पड़ रहा है, तो उसमें जो दूसरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहती है कि उसको कटोरी चम्मच से दें, बॉटल से फीडिंग ना कराएं, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन और सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। माँ का दूध पीना भी बच्चा कम करने लगता है माँ के दूध बॉटल के कारण, क्योंकि बॉटल से पीना आसान है और माँ का दूध पीने में मेहनत लगती है, तो एक वो नुकसान होता है, दूसरा इन्फेक्शन वाला नुकसान होता है। तो 6 महीने से कम बच्चा है तो वो दूध पे रहेगा, माँ के दूध पे रहेगा। 6 महीने से बड़ा है तो हमें बिल्कुल 6 महीने के बाद ही ऊपर का आहार उसका शुरू करना है।
और साल भर से बड़े बच्चे में तो पूरी कोशिश ये करना है कि पौष्टिक आहार बच्चे को मिले। बहुत ही सही बताया डॉक्टर साहब ने कि मौसम परिवर्तन के साथ नवजात शिशुओं से लेकर और बड़े बच्चों तक भी क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, उसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे और आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने हमारे स्टूडियो में आए इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।